तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। कल हमने जो एपिसोड बनाया था उन दो शख्सियतों को लेकर जिनकी मौत एक ही दिन हो गई थी, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए जिन्होंने किंतु परंतु किया कि हमने एक गैंगस्टर कहो या अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े हुए शख्स के साथ उसकी मौत का जिक्र करते हुए एपिसोड क्यों बनाया। आज मैं ये एपिसोड नहीं बनाना चाहता था, लेकिन आप सब लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए बना रहा हूँ और ये सुन के उन सब क्रिटिक्स की जो इसके खिलाफ बोल रहे हैं उनको जवाब मिल जाएगा और अकबर लाला की असलियत की कहानी भी आपको मालूम पड़ जाएगी। बहुत सी बातें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो बतानी नहीं चाहिए, लेकिन जब किसी आदमी की छाप पे दाग लगता है तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोगों की आदत बन गई है कि हर शख्स को धर्म के साथ जोड़ के देखते हैं और उसी नज़रिए से उसकी अच्छाई बुराई का आंकन करने लग जाते हैं। ये बहुत एक अजीब सी सोच है जो नहीं होनी चाहिए। मैं आपको सुनाता हूँ, उस बहस में नहीं पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ उस आदमी ने इस देश के लिए क्या किया, आपके लिए क्या किया, वो सुनिए और उसके बाद मुझे कल बताइए कि अगर मैंने अकबर लाला पे एपिसोड बना के गलती की है तो मुझे कल बताना। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अकबर लाला वो शख्स है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ड्रग और आर्म स्मगलर्स के खिलाफ हमेशा पुलिस का और सरकार का साथ दिया है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि उस शख्स ने जितने ड्रग्स स्मगलर और आर्म्स डीलर पकड़वाए हैं उनमें से 90% मुस्लिम कम्युनिटी के थे। उसके लिए कोई धर्म माने नहीं रखता था। उसने सारी ज़िंदगी कोई पैसा नहीं कमाया। मरने के समय पे उसके बैंक अकाउंट में 70 रुपये थे। उसका कोई अपना घर नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं कमाया उसने। सारी उम्र सिर्फ देश की सेवा की है। एक एक करके मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ, सारे सुनानों का वक्त नहीं होगा। सबसे पहले बॉम्ब ब्लास्ट 93 में जो हुआ मुंबई में, उसमें बहुत सारे आरोपियों को ढूंढने में, उनका रोल कंफर्म करने के बाद पकड़वाने में जितना बड़ा योगदान अकबर लाला ने दिया, इतना और भी बहुत लोगों ने दिया है। अकबर लाला उनमें से एक था, लेकिन बड़े केसेस में जो उसका योगदान रहा उसके लिए पुलिस के बड़े अफसर, एजेंसीज के ऑफिसर, कस्टम के, DRI के, ये सब अफसर उसकी इज्जत करते थे। मैं अकेला नहीं। उस समय जिन लोगों के साथ उसने मिलकर काम किया उनमें से 7 ऑफिसर बाद में या तो मुंबई के पुलिस कमिश्नर बने या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र बने। उनमें से कुछ IB में गए, कुछ रॉ में गए। कुछ का किस्सा मैं आपको सुनाऊंगा। मुझे बहुत, इस आदमी को मैंने बहुत करीब से देखा है। उसका करैक्टर देखते ही मैंने उससे दोस्ती की थी। मैं हर किसी अरे गहरे से दोस्ती नहीं करता हूँ। उसने कभी ज़िंदगी में मेरे से कोई पैसा नहीं मांगा, कोई फेवर नहीं मांगी। कोई अंदर की बात होती थी बताता था, जो सीधी किसी को नहीं बतानी होती थी मैं उसके लिए एक अच्छा ऑफिसर ढूंढ देता था कि उसके पास जाइए और अपनी बात कहिए। मैं आपका विचोला नहीं बनूंगा। मैं आपको एक मीडिया दे सकता हूँ, एक शख्स बता सकता हूँ, लेकिन बताइए आप जाके। सिफारिश कर सकता हूँ आपकी, लेकिन मैं आपका वाया मीडिया नहीं बनूंगा, आपका कैरियर नहीं बनूंगा मैं। तो ये कुछ बातें होती हैं अंदर की। मैंने कभी इधर की बात उधर नहीं की, ना अपने आप को कभी इन्वॉल्व किया है। मदद जरूर की है लोगों की, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए नहीं। और जहाँ देश की सिक्योरिटी का, आज़ादी का सवाल होता है वहाँ हर आदमी को वेलकम किया जाना चाहिए।
और वो भी तब जब वो आदमी किसी बिना मकसद के, बिना मतलब के ये काम कर रहा है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जितने लोग पकड़े गए उनमें से कम 15-16 लोग अकबर लाला की मेहनत के चलते पकड़े गए। उस समय अकबर लाला कस्टम के जो एंटी स्मगलिंग एक्सपर्ट कहे जाते थे, द एस कस्टम ऑफिसर दयाशंकर, जिनके नाम की लोग कस्में खाते थे, उनके साथ मिल के रात रात दिन दिन डिफरेंट एरियाज में मुंबई और मुंबई के बाहर भेष बदल के कुछ बन के उन लोगों पे निगाह रखी, उनको ढूंढा और अपने तरीके से दयाशंकर साहब के साथ मिल के उनको पकड़ा। और दयाशंकर ने उन लोगों को उस समय के पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच जो इसकी तहकीकात कर रही थी, उनके हवाले किया। मैं इस बात का गवाह हूँ। दयाशंकर भी मुझे उतनी अच्छी तरह जानते थे जितनी अच्छी तरह अकबर लाला जानता है। और खुद अकबर लाला ने कभी हथियारों का और ड्रग का काम नहीं किया। आपको ये एक एग्जाम्पल। मुंबई ब्लास्ट के एक्यूज को पकड़ाने में बाकी लोगों के साथ साथ अकबर लाला का भी बहुत बड़ा रोल था। अब ये गलत है तो आप मुझे कल बताना। उसके बाद 3000 किलो से ज़्यादा RDX का जखीरा आके पड़ा था, किसी को पता नहीं था कहाँ। पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई थी, अलग अलग ऑफिसर्स की टीमें। वो पकड़ना भी जरूरी था और क्रेडिट लेना भी जरूरी था। कुछ ऑफिसर सिर्फ क्रेडिट के लिए उसको ढूंढने लगे हुए थे, लेकिन अकबर लाला और उसके साथियों की वजह से इन्होंने सबसे पहले वो जखीरा कहाँ छुपाया हुआ है या कहाँ हो सकता है उसकी खबर निकाली। और वो खबर उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर थे और पुलिस के AK पटनायक, जो बाद में मुंबई के पुलिस के कमिश्नर भी बने और DG भी बने, उनके पास बड़े तरीके से पहुंचाई। और वो 3000 किलो से ज़्यादा RDX पकड़ा गया। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर वो RDX इतनी बड़ी मात्रा में नहीं पकड़ा जाता तो मुंबई ब्लास्ट जैसे हिंदुस्तान में 50 ब्लास्ट और हो सकते थे। क्या ये उस आदमी की कोई गलती किया? उसने उस देश के खिलाफ काम किया या किसी धर्म के खिलाफ काम किया? तो ये उसकी दूसरी प्राप्ति थी। तीसरा, उसी दौर में जो AK-57 राइफल्स, असॉल्ट राइफल्स आई थी, एक AK-56, 47 नहीं 56, उसका बड़ा जखीरा आया था, जिनमें से कुछ राइफल संजय दत्त एक्टर ने भी अपने पास रखी थी। बाद में वापस करके एक रख ली, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। खैर पकड़ा गया, केस चला, सज़ा हुई, बात खत्म होगी। लेकिन 12 उसी किस्म की राइफल कहीं छुपा के रखी गई थी। तो अकबर लाला को इसके क्राइम ब्रांच के बड़े ऑफिसर्स ने उसको लगाया कि आप काम पे लगो और ढूंढो ये कहाँ छुपा के रखी हुई हैं। एक कंसाइनमेंट की हमारे पास खबर आई है, लेकिन कहाँ है मिलती नहीं। 3-4 दिन की मेहनत में ही अकबर लाला ने उन 12 AK-50 राइफल्स का पता लगा लिया। अब देखिए कितनी सेफ जगह पे छुपा के रखी थी। मुंबई में सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन है, जो जुहू को आप बीच की तरफ जाना है, सिटी की तरफ से आते हो तो वहाँ से निकलना पड़ता है। सेंटा क्रूज से जो सड़क जुहू बीच को जाती है उसको जुहू तारा रोड कहते हैं। उसी जुहू तारा रोड पे पुलिस स्टेशन से तकरीबन 100 गज की दूरी पे एक थिएटर हुआ करता था, लिडो सिनेमा हॉल था एक ज़माने में, लेकिन बाद में उसको डिमोलिश करके एक लिडो टावर नाम की बिल्डिंग बन गई। उसके बिल्कुल सामने सड़क के दूसरे किनारे पे एक पुराना बंगलो हुआ करता था, जहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, राइटर, कवि, वो रहा करते थे शायर।
उनकी बिल्डिंग, उनके बंगले के ऊपर भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई बाद में। नीचे बंगला उसी तरह था, लेकिन चारों तरफ से दीवारें खींच के एक टावर बना दिया गया था। इन दोनों बिल्डिंग के बीच में से एक छोटी सी रोड लीडो सिनेमा की बैक साइड में जाती थी, जहाँ एक अबैंडन्ड बेंगलो था। मतलब मालिक था, लेकिन उस बंगलों में रहता कोई नहीं था। एक ही वॉचमैन रहता था, और वॉचमैन भी पठान था। और एक उस पठान वॉचमैन के साथ अकबर लाला ने राब्ता कायम किया। कुछ दिनों की, 3-4 दिनों की यारी दोस्ती बातचीत में उसने पूरे जगह का मुआयना किया और अंदाज़ा लगा लिया कि हथियार वहीं कहीं होने चाहिए। उसको कुछ हलचल उस ग्राउंड में नज़र आई कुछ वॉचमैन से। उसने इस बात को बताया भी कि कुछ लोग आए थे, यहाँ छुपा के गए हैं, लेकिन वो क्या था मुझे मालूम नहीं। तो अकबर लाला की उस 3-4 दिन की मेहनत से जब उसने अपने सोर्सेस को, क्राइम ब्रांच के ऑफिसर्स को बताया, वो पूरी टीम आती है। उस खाली पड़े बंगले में एक जगह खोद दी जाती है, तो उसमें से 12 की 12 AK-56 राइफल्स बरामद हो जाती हैं, कारतूसों के साथ, मैगजीन्स के साथ। अब आप अंदाज़ा लगाइए, अगर वो हथियार कुछ लोगों के हाथ में लग जाते तो क्या होता था। पहले RDX, फिर 12 AK-56। ये काम अकबर लाला ने किए हैं, और मुझे नाज है उस शख्स पे कि उस आदमी ने अपनी जान के खतरा मोल लेके देश के लिए, मुंबई के लिए और सब लोगों के लिए, जब गोलियां चलती हैं, ब्लास्ट होते हैं, वो धर्म नहीं देखते। जो उनके सामने आएगा वो मरेगा या जख्मी होगा। तो उस शख्स ने इतना बड़ा जोखिम उठा के देश के लिए ऐसे काम किए। अगली बात और बताता हूँ आपको। एक एपिसोड मैंने 2-3 बार बना चुका हूँ कि जब बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रायल शुरू नहीं हो रही थी, तो उस समय के इंटेलिजेंस ब्यूरो के मुंबई के इंचार्ज मिस्टर भाल, TS भाल, वो SP रैंक के ऑफिसर थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि एक आप आर्टिकल लिखिए जिसमें इस किस्म की बात हो कि ये ट्रायल में देरी हो रही है, और टाटा जज साहब, उनको चाहिए कि ये ट्रायल जल्दी शुरू करें। और मेरा नाम बहाल साहब को इसी शख्स ने सजेस्ट किया था, अकबर लाला ने। ये बाल साहब के टच में भी था। ये कहीं डिस्कस कर रहे थे कि ट्रायल क्यों नहीं शुरू हो रही, तो बाल साहब ने कहा कि ऐसी ऐसी समस्या कुछ आ रही है, तो कुछ हम ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा आदमी जो इसके बारे में अखबार में लिखे। तो अकबर लाला ने सबसे पहले मेरा ही नाम सजेस्ट किया कि सर, आप परमार साहब को जानते हो, आप उनसे बात क्यों नहीं करते, और कोई पत्रकार जोखिम नहीं लेगा। एक ट्रायल जज को ये कहना है कि आप ट्रायल शुरू कीजिए, ये बहुत खतरे की बात होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आदमी को अंदर भी किया जा सकता है। लेकिन आप बलजीत परमार को मिलिए, हो सकता है वो मान जाएं कि मैं भी बात करूँगा। तो भाल साहब ने बोला ठीक है जी, अच्छा सजेशन आपका, मैं बात करता हूँ। उसी रात को अकबर लाला मेरे घर आया कि बलजीत भाई, मैंने आप पे भरोसा करके भाल साहब को आपका नाम दे दिया, आप उनकी भी इज्जत रखना, मेरी भी इज्जत रखना, और देश की इज्जत रखना। अब मान जाना, इनकार मत करना। ये बातें मैं पहले नहीं बताना चाहता था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो देश हित में छुपा के रखनी पड़ती हैं, लेकिन काम करने पड़ते हैं देश के लिए। हमें कोई मेडल नहीं चाहिए, कोई तगमा नहीं चाहिए, कोई इनाम नहीं चाहिए, कोई रिकग्निशन नहीं चाहिए, क्योंकि हमने किसी लालच से ये काम नहीं किए, देश के लिए किए हैं। आगे भी करते रहेंगे, अब भी कर रहे हैं। नहीं मालूम होगा बहुत से लोगों को क्या काम करते हैं, लेकिन जहाँ देश का, कौम का सवाल आता है, लोगों की बात आती है, तो रिस्क लेके भी काम करने पड़ते हैं। खैर, मैंने वो आर्टिकल लिखा, उसका असर भी हुआ,
और एक हफ्ते के अंदर अंदर मुंबई ब्लास्ट की ट्रायल शुरू हो गई थी और उन आदरणीय जज साहब का नाम था जस्टिस JN पटेल। बहुत बढ़िया इंसान थे। उनको मेरा लिखा हुआ आर्टिकल बुरा नहीं लगा, बल्कि मेरे जिस रिपोर्टर ने उनको उस पेपर की कॉपी दी थी उसको मेरा थैंक यू करने के लिए बोला कि भाई बलजीत परमार को मेरा शुक्रिया कह देना, ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आज उन्होंने मुझे याद करवा दिया। हैट्स ऑफ टू जस्टिस JN पटेल। तो दोस्तों, ये कारण थे कि मैंने अकबर लाला के ऊपर एपिसोड बनाया। मैंने उस आदमी का काम देखा है, उस आदमी की दिल में देश के लिए जज्बा देखा है। मैं किसी के धर्म पे नहीं जाता, मैं काम पे जाता हूँ, उसके किरदार पे जाता हूँ, उसकी ईमानदारी पे जाता हूँ। अगर पैसा कमाना चाहता वो आदमी भी बाकी लोगों की तरह करोड़ोंपति होता। उसके साथ वाले आज बहुत बड़े बड़े बिल्डर बने हुए हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन उस आदमी ने कभी किसी का फायदा नहीं उठाया। असूलों पे लड़ पड़ता था, दोस्तियां छोड़ देता था, नए तरीके से ज़िंदगी जीनी शुरू कर देता था, लेकिन उसने कभी अपने आप को, अपनी ज़मीर को बेचा नहीं। और उसके बाद जब बड़े लेवल पे फेक करेंसी और नशे की खेप आने लगी तो शफी तूफानी के साथ मिलके और हुसैन उस्तरा के साथ मिलके और कुछ और दोस्तों के साथ मिलके इन्होंने वो पूरा रैकेट जो नेपाल से चलाया जा रहा था उसका भंडाफोड़ किया। शफी तूफानी के साथ मिलके दाऊद गैंग को बहुत बड़ा नुकसान जो उन दिनों में पहुंचाया गया वो इन लोगों की तरफ से पहुंचाया गया और उसमें अकबर लाला का बहुत बड़ा रोल था। बहुत सारे और किस्से हैं, क्या क्या सुनाऊं आपको। मैंने इस किस्म के किसी भी और आदमी के मरने पे कभी कोई एपिसोड नहीं बनाया। अगर ये बनाया था उसके पीछे कारण था। मैं उस आदमी के किए कामों की कदर करता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। आज वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं ये सब बातें बता सकता हूँ, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो मैं ये बात कभी नहीं करता था। हजारों राज इस दिल में छुपा के बैठे हैं, सब कुछ बहुत करीब से देखा है, लेकिन कभी बताएंगे नहीं। ये बातें बताने की नहीं होती, ये करने की होती। अगर वो आदमी गलत होता, क्या आप हमारी एजेंसीज को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि उनको पता नहीं कि किस आदमी के साथ वो डील कर रहे हैं या किस आदमी के साथ वो काम कर रहे हैं? उंगलियां उठाना बहुत आसान होता है, किसी आदमी के अच्छे काम की तारीफ करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह शमशेर पठान, उसके शुरुआती दिनों से मैं उसको जानता हूँ। कितने ACP पिछले 10 साल में मुंबई के मर गए, मैंने कभी किसी को श्रद्धांजलि नहीं दी। और अकबर लाला कोई खबरी नहीं था, कोई वो ये नहीं कि हर किसी की जाके खबरी करता था, नहीं, उसका एक एक्सपर्टीज था और वो वही काम करता था जो उसको उसके अफसर दोस्त जिनके साथ वो जुड़ा हुआ था वो उसको करने को बोलते थे, उसके लिए मेहनत करता था। उसी तरह जैसे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर मेहनत करते हैं किसी केस को सॉल्व करने के लिए, उसकी मदद मांगी जाती थी और वो अपना काम ईमानदारी से करता था। इसी तरह शमशेर पठान ने सब सेंसिटिव एरियाज किए, दाऊद के गढ़ डोंगरी में पुलिस स्टेशन में भी काम किया, क्राइम ब्रांच में बड़े साल निकाले और उस शख्स में हिम्मत थी कि अपने सीनियर्स के खिलाफ भी खड़ा हो जाता था। उसने अपने पुलिस कमिश्नर्स के खिलाफ भी बोला है, लिखा है, मोर्चे खोले हैं, डरा नहीं, और इंसाफ के लिए, हक के लिए आम लोगों के साथ खड़ा होता था।
अब मेरा उसके साथ क्या लेना देना। मैंने तो उसके साथ बैठ के चाय भी ज़िंदगी में 4 बार पी होगी, लेकिन बात हमारी हर तीसरे दिन होती थी। अब उसकी रिटायर होने के बाद, मेरे रिटायर होने के बाद फिर भी हम कांस्टेंट टच में थे, क्योंकि अंदर की बातें आप खास लोगों से ही कर सकते हो। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी होती थी तो मैं शमशेर को बोलता था। हमारा झगड़ा भी हुआ 1-2 बार, लेकिन वो स्कूलों का झगड़ा था, कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। तो दोस्तों, बहुत से किस्से हैं। इस अकबर लाला ने बहुत काम किया है, प्लीज़ उसको उसके धर्म के साथ जोड़ के बुरा भला मत बोलो। उस आदमी ने जो किया है उसकी अगर आप इज्जत नहीं कर सकते तो बेइज्जती मत कीजिए। ऐसे बहुत से लोग और भी हैं जिन्होंने बहुत काम किया है और बेलाग किया है, किसी लालच में नहीं किया। जिन लोगों ने लालच से काम किया, अपनी इन्फॉर्मेशन बेची, मैं उनके ऊपर कभी एपिसोड नहीं बनाता, कभी वीडियो नहीं बनाता। एक लिमिटेड से लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। वो एक पुराना ज़माना था जब काम करने का तरीका और था। आज शायद इस किस्म के लोगों की कोई जगह नहीं है। सिस्टम बदल रहा है, सोच बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं। आज हर चीज़ पैसे से नापी तोली जाती है, ईमानदारी से, आपके करैक्टर से नहीं। खैर, ये बातें सब आप अच्छी तरह समझते हो और इस वीडियो को सुन के आज के कमेंट जरूर करना। अगर मैं कुछ बात गलत कही हो तो वो भी ज़रूर लिखना, लेकिन भाषा पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। हम किसी के खिलाफ हो सकते हैं, मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन बड़े सभ्य है तरीके से। और हर कमेंट के ऊपर गूगल की एक वार्निंग भी होती है कि आप अपने कमेंट्स को रिस्पेक्टेबल रखिए। ऐसी बात, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल मत कीजिए जो किसी को हर्ट करे, किसी को दुख पहुंचाए, किसी को ठेस पहुंचाए। इन बातों से बचना बहुत ज़रूरी है। हम सब भारतवासी हैं, हमारा देश है, इसकी रक्षा रखवाली, तरक्की, खुशहाली सब हमारे हाथ में। और मिलजुल के काम करें, आगे बढ़ें। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।